नमस्कार दोस्तों। आज है 7 सितंबर और शनिवार और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस जो कि लाइव होगा रविवार को कल 8 सितंबर। वेलकम। पीछे आपको दिख रहा होगा एक बैकग्राउंड है H2O। हेल्थ, हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म, है ना। हेल्थ, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, ये तीन एस्पेक्ट है जो लाइफ में अभी ज़बरदस्त फोकस में है। बहुत खुशी हो रही है आपको बताने में कि 4 से 5 किलो वेट रिड्यूस हो गया है। जॉ लाइन दिखने लग गया है। बैक अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया हूं और ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस का पाथ जबरदस्त चल रहा है। शेयर बाजार से रिलेटेड तो है ही चीजें। शेयर बाजार में जब पैसे बनते हैं तो ऑब्वियसली एवरीवन इज एक्साइटेड, हैप्पीनेस, चेहरे पे स्माइल रहेगी। बट आइडिया ये है कि शेयर बाजार में पैसे नहीं बने तभी भी ये स्माइल कैसे बरकरार रहे। इसीलिए H2O फ्रेमवर्क है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है। आई होप यू आर ऑल्सो ट्रैकिंग मी एंड मे भी अगर आप कर रहे हैं तो आप भी करिए बिकॉज इट्स वेरी इफेक्टिव। सो मार्केट की बात करें, क्या मार्केट करेक्ट करेगा, क्या यहाँ से कुछ बड़ा दिख रहा है, इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयरिंग कर ले और चर्चा चालू करें। चलिए, तो मार्केट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वी हैव टू लुक एट द डॉलर इंडेक्स एंड वेयर द मार्केट इज। तो डॉलर इंडेक्स जिसने यहाँ पर एक बेस बनाया तकरीबन ये फॉल के बाद में यहाँ पर उसने एक अल्प विराम लिया है, 100 के से घुमा है और ये ऊपर जाके 101 जाके वापस से 101 के आसपास, 101.50 जाके वापस 101 के आसपास आ गया है। तो टिपिकली क्या होता है भाई, इतने फॉल के बाद में एक बार तो बाउंस करेगा, बाउंस करके फिर वापस नीचे जाने का उम्मीद है। तो टेक्निकली ये एक हल्का सा आप इसको कह सकते हैं, ये एक रिट्रेसमेंट है। गिर के वापस ऊपर जाके यहाँ से, अब ये वापस यहाँ से जाके अगर ऊपर की तरफ गया तब तो खराब है। मोस्ट लाइकली ये रिट्रेस करके फिर खट करके गिरना चाहिए बिकॉज यूएस का जो यील्ड कर्व है वो डाउन ट्रेंडिंग है। अगर यूएस का यील्ड कर्व नीचे की तरफ होगा तो चांसेस बहुत हाई है कि डॉलर नीचे की तरफ होगा, मतलब इक्विटी मार्केट जो है वो मीडियम टर्म में तेजी की तरफ रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि ये जो बड़े स्टॉक्स है ना जिन्होंने दुनिया भर में तेजी का माहौल बना रखा था, एनवीडिया, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनकी बैंड बज रही है। तो यहाँ पर जो एक ओवर वैल्यूएशन, फ्लोथ बोल दीजिए, एक तरीके का एक हाइपर एक्टिविटी चल रही थी दुनिया भर में, यूएस स्टॉक्स में पर्टिकुलरली, वहां पर कुछ ना कुछ हो रहा है जिसका कंसर्न इंडियन इक्विटी मार्केट में भी आया है। यूएस इक्विटी मार्केट में तो आया ही है, और इसका कंसर्न इंडियन इक्विटी मार्केट, ये तो नैस्डैक है, नैस्डैक फॉल हुआ बिकॉज ऑफ दैट। इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर में भी इसका कंसर्न आया और थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है। क्या ये करेक्शन डीप करेक्शन हो सकता है, यही अपने स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो डॉलर इंडेक्स का व्यू बना लेते हैं कि 10,000 फीट का, कि डॉलर इंडेक्स, क्या डॉलर इंडेक्स फट 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 ऊपर जाने के मूड में नहीं, तो नीचे जाएगा जाएगा। तो क्या इंडियन मार्केट में डीप करेक्शन हो सकता है? चांसेस कम है बिकॉज डॉलर अगर नीचे जाएगा तो इंडियन मार्केट क्रैश नहीं करना चाहिए विद ऑल लॉजिक। दूसरा, मार्केट का अगर ब्रेथ का स्टडी करें तो लेट्स गो टू स्टॉकेज। स्टॉकेज के अंदर में मार्केट ब्रेथ यहाँ पर आपको दिखेगा। मार्केट ब्रेथ की अगर हम स्टडी करें तो 58%, 50%, 80%, 90%। तो लंबी अवधि के जो स्टॉक है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ निफ्टी स्टॉक जो है वो अपना 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब थोड़ा तो महंगा हो गया है लंबी अवधि पॉइंट ऑफ व्यू से। मीडियम टर्म के अंदर में 80% है। जनरली क्या होता है, जब ये मीडियम टर्म वाला 90% होता है तब मार्केट के अंदर में ओवरबॉट वाला जोन होता है। अगर निफ्टी 500 की देखें तो लॉन्ग टर्म के अंदर में 80% है और मीडियम टर्म के अंदर में 69% है। इसका मतलब ये होता है कि यस, मार्केट थोड़ा महंगा है, ग्रीन है, मतलब ओवरबॉट है, लेकिन क्या करेक्शन बड़ा आ जाएगा? नहीं, क्योंकि इतना भी कोई ओवरबॉट नहीं हो गया मार्केट कि मार्केट बहुत बड़ा करेक्शन यहां से दे सकता है। तो पहला पॉइंट, डॉलर इंडेक्स में लग रहा है मार्केट डीप करेक्शन नहीं देगा। दूसरा, ब्रेथ पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि मार्केट डीप करेक्शन नहीं देगा। अब हम लोग बात करते हैं एफआईज, जो बाहर के लोग हैं, ऑल्दो उनका डोमिनेंस इंडियन मार्केट में कम हो गया है, बट फिर भी हमको देखना चाहिए कि एफआईज जो है वो अपना किस तरह का पोजीशन अभी बना रहे हैं मार्केट के अंदर में। तो कैश मार्केट के अंदर में अगर हम देखें तो बाइंग 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 और हल्का सा सेलिंग सेलिंग किया, तो बहुत ज्यादा कैश मार्केट में सेलिंग नहीं है। इनफैक्ट कैश मार्केट में उनका बाइंग का ही प्रोपेंसिटी नजर आ रहा है। अगर इनका डेरिवेटिव का पोजीशन देखें तो, सॉरी, डेरिवेटिव अपने देखते हैं यहाँ से, नया वर्जन है स्टॉकिस्ट का, कई बार मुझे भी समय लग जाता है इस नए वर्जन में।
राइट सेक्शन में जाने में। बट बहुत ही प्यारा वर्जन है, जबरदस्त वर्जन हमारी टीम ने बनाई है, और आप डेफिनेटली इसको यूज करेंगे, मजा आ रहा होगा। तो डेरिवेटिव के अंदर में अगर मैं देखूं तो पार्टिसिपेंट वाइज देखें तो ग्रीन है एफ आई का फ्यूचर्स में पोजीशन, तो इसका मतलब डेरिवेटिव में वो लोग लॉन्ग बना रखे हैं। और ऑप्शंस में अगर हम लोग देखें तो पुट कॉल के आधार पे अगर पार्टिसिपेंट वाइज इसका लिस्ट देखें तो कॉल ऑप्शन के अंदर में 2 लाख 2,61,000, और पुट ऑप्शन के अंदर में 442। इसका मतलब पुट में उनका अच्छा खासा पोजिशन है, मतलब टिपिकली सेलिंग पोजिशन है। इसका मतलब डेरिवेटिव या ओवरऑल एफआई का पोजिशन अगर देखें तो तेजी का पोजिशन। तो तीनों फैक्टर्स के आधार पे मार्केट के अंदर में क्रैश की उम्मीद तो नहीं लग रही है, करेक्शन आ सकता है, बट ये है क्या, निफ्टी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बाकी इंडाइसेस को स्टडी करें जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो बैंक बहुत वीक है। अब देखिए ओवरऑल बैंक, सारे बैंक्स के जो स्ट्रक्चर है ना वो काफी वीक है, और बैंक इंडेक्स वीक है, जिसके कारण मार्केट के अंदर में एक उछाल, बड़ा उछाल नहीं आ पा रहा। और आईटी जो है वो तेज होता है ठंडा हो जाता है, तेज होता है ठंडा हो जाता है। तो रिलायबिलिटी नहीं है आईटी का तेजी के अंदर में, बिकॉज वो यूएस मार्केट पे बहुत डिपेंडेंट है। जहां यूएस मार्केट में कोई भी एनवीडिया वगैरह गिर जाता है तो आईटी जो है वो ट्रबल के अंदर में आने लग जाता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम जो मुझे दिख रहा है वो मिड कैप के अंदर में है, क्योंकि मिड कैप ओवरऑल ही काफी हीटेड हो रखे हैं, और स्मॉल कैप में फिर भी वैल्यू थोड़ा दिखता है, लेकिन मिड कैप गिरेंगे तो स्मॉल कैप पे गिरेंगे। तो इसका मतलब अगर तेजी खेलनी है ना तो बड़े स्टॉक्स के अंदर में तेजी खेलनी चाहिए, या उन्हीं स्टॉक्स में तेजी खेलनी चाहिए यहाँ पर कोई ना कोई फंडामेंटल रीजन है। अब स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये तो मैं बार बार डिस्कस करता हूँ। देखिए सबके अपने अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तरीके होते हैं। मेरा तो राय है कि एक ही तरीका आप बनाइए और उससे स्टॉक्स को फॉलो कीजिए। जैसे सपोज आपने डिसाइड किया कि मैं चार्ट पैटर्न के आधार पे स्टॉक देखूंगा, तो चार्ट पैटर्न में आइए और यहाँ पर वो स्टॉक्स को देखिए जो चार्ट पैटर्न बनाए हैं और जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी, बिकॉज खाली चार्ट पैटर्न से नहीं होगा, इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे ये वाली स्टॉक है आदित्य बिरला फैशन, इसको मैं शॉर्ट करूंगा क्योंकि ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रहा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इसका वीक है, तो मैं डेफिनेटली लॉन्ग नहीं करूंगा। डिक्सन, डिक्सन का चार्ट देखते हैं, ये भी देखिए नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर मैं इसमें इंडिकेटर वापस से अपना भी ऐड कर दूं तो वो भी अब, आरएस मार्केट अभी भी पॉजिटिव है तो मैं इसको बेचूंगा नहीं। जब ये आरएस के नीचे चला जाएगा तब मैं इसको बेच दूंगा। तो चार्ट पैटर्न वाले क्या करते हैं, एकदम आराम से चार्ट पैटर्न के आधार पे ट्रेड करते हैं, ज्यादा इधर उधर तीन पांच नहीं करते हैं, बिकॉज चार्ट पैटर्न से ही उनको समझ में आ जाता है कि स्टॉक के अंदर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके अलावा सेक्टर रोटेशन, ये एक बहुत तरीका से, कुछ भी कीजिए ना, एक को डिसाइड कर लीजिए कि मैं इसी के बेसिस पे स्टॉक आइडेंटिफाई करूंगा। जैसे सेक्टर रोटेशन के अंदर में देखिए डिमांड, डायमंड एंड ज्वेलरी के अंदर में जबरदस्त तेजी है, रेटिंग के अंदर में जबरदस्त तेजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जबरदस्त तेजी है। तो मेरा जो स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का दायरा जो है वो इन्हीं सेक्टर के अराउंड होना चाहिए, बिकॉज इनके अंदर में ब्रेथ जो है वो तेजी का ब्रेथ बता रहा है। ठीक है, ये काम हम अगर इंडस्ट्री लेवल पे करें तो फास्टनर्स, पेंट्स, एयरलाइंस, कार्बन ब्लैक, डायमंड ज्वेलरी, ये जो टॉप इंडस्ट्रीज हैं इन्हीं में ही मुझे तेजी के स्टॉक्स को ढूंढना है। ठीक है, जो डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं उनको डिलीवरी, कुछ भी कीजिए, वापस रिपीट कर रहा हूं, एक ही विंडो एक ही सेक्शन के आधार पे करिए, उससे आपको कंसिस्टेंटली स्टॉक मिलते रहेंगे जिसमें आप काम कर सकते हैं। जैसे मैं एक आपको बताता हूँ, मेरा जो एक कॉम्बिनेशन स्कैन है, जबरदस्त कॉम्बिनेशन स्कैन है, वो है हाई ऑन लाइफ स्टॉक्स। इसमें क्या कॉम्बिनेशन चला रखा है मैंने कि वो स्टॉक्स जो अपने ऑल टाइम हाई जोन में लास्ट 10 साल का परफॉर्मेंस में देखें तो एबिटा इस क्वार्टर का 10 साल का परफॉर्मेंस से हाईएस्ट है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट है, क्वार्टरली सेल्स और सेल्स भी हाईएस्ट है। मतलब ये जबरदस्त कंपनीज है जो अपने लाइफ टाइम हाई के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी है और स्टॉक प्राइस में भी है। ये स्टॉक्स जो है ये परफेक्ट स्टॉक्स है। अगर मुझे तेजी खेलनी भी है तो मैं इनमें से ही स्टॉक्स को ढूंढूंगा जिसमें मुझे स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। एक काम करते हैं, एनएससी स्टॉक ढूंढ लेते हैं इसमें और इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो ये वो एनएससी के सारे स्टॉक्स, इनफैक्ट ये हमने अभी एक फिल्टर ऐड किया है इसमें, जैसा आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमने एसएमई भी ऐड कर दिया है। तो अब आप खाली एसएमई के अंदर में वो स्टॉक्स जिनके फाइनेंशियल्स ऑल टाइम हाई है और प्राइस भी ऑल टाइम हाई है उनको आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। जस्ट हमने कुछ दिन पहले ही ऐड किया था, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो लेट्स गो टू ऑल एनएससी स्टॉक्स और इसको अपने अप्लाई कर देते हैं।
तो ये सारे स्टॉक्स है जो तेजी वाले स्टॉक्स हैं, इनमें जिस स्टॉक के अंदर में मुझे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आएगा, मैं उन्हीं स्टॉक्स में ही काम करूंगा। और एक और बात आपको बोल देता हूं, मैक्सिमम 20 से 25 स्टॉक, उसके बियॉन्ड आप मत काम करिएगा, क्योंकि द रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल बियॉन्ड दो स्टॉक। तो ये परफेक्ट मैच जो है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और आप जानते हैं मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ फॉर माय टेक्निकल स्टडीज, मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रेडिंग व्यू। इसमें जो वीकली चार्ट वाला है, इसमें मैं इसको डाल देता हूँ। तो अपने कौन सा था ये, हाई ऑन लाइफ ना, बरोबर है। तो इसमें मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार सारे स्टॉक्स को। ये एकमात्र स्टॉक के जैसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इस तरह से कॉन्पैक्ट कॉन कॉन कंपैटिबिलिटी वाला एक्सेल दे देता है, ताकि आप इसको यूज कर सकें। अब आप यहां पर देखिए, वो स्टॉक जिसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड बेटर नजर आता है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी बेटर है, उन स्टॉक्स में ही दिमाग लगाना है। और हो सके तो थोड़ा फंडामेंटल व्यू भी बना लीजिए कि अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, फंडामेंटली भी वो थीम के अंदर में कंपनी सेट हो रही है, तो मैं उसके अंदर में काम करने में हिचकूंगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फंडामेंटल वन ऑफ दी जबरदस्त सक्सेस विच आई हैव अटेन्ड इन लास्ट 2-3 years इज फाइनेंशियलाइजेशन। जब से जियो आया, तो SGFC, AMC, कैम्स, ये सारे जो स्टॉक्स है ये मुझे बहुत प्रिय है। ये देखिए BLS कितना जबरदस्त, आहा, अच्छा स्टॉक मिल गया। ये देखिए, वाह, BLS इंटरनेशनल कितना जबरदस्त इसमें स्ट्रेंथ है, ब्रेकआउट दिया है। तो लॉजिकली ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। तो अपने दायरे को ना एकदम डिफाइन कर लीजिए कि मैं लिमिटेड दायरे के स्टॉक में काम करूंगा, 20-25 से ज्यादा मेरा पोजीशन नहीं होना चाहिए, ताकि मार्केट गिरे भी ना तो मुझे स्ट्रेस नहीं हो। बिकॉज हम लोग स्ट्रेस के लिए नहीं आए ना यहाँ पे, हम लोग अच्छा लाइफ, बेटर प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस के लिए यहाँ पर आए, है ना। हेल्थ, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म। तो मैं वो काम कुछ भी नहीं करूंगा जो मेरे ये तीनों लाइफ के ऑब्जेक्टिव को हिंडर करते हैं। और जब तक आपका प्रोसेस नहीं होगा, तब तक आप रैंडम काम करेंगे। कोई बोल दिया ले लो, ले लेंगे, कोई बोल दिया, खैर बेचने लोग बोलते नहीं, कोई ये बोल दिया ले लो, ये बोल दिया। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं वही काम करूंगा जो मेरे सोच, मेरे दायरे, मेरा रिस्क प्रोफाइल के अंदर में सूट करता हूँ, राइट। तो मैं आपको हर बार प्रोसेस सिखाता हूँ, आई होप आपने सीखा होगा और इम्प्लीमेंट करिए। देखिए, खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। कोई और आपके लिए आपको कमाई करा के नहीं देगा, आप तो खुद काम करना पड़ेगा, खुद होमवर्क करना पड़ेगा। और स्टॉकेज, वैसे हमने स्टॉकेज में एक और काम कर लिया है आपके लिए, जब दिखा देता हूँ कि स्टॉकेज के अंदर में यहाँ पर लर्न सेक्शन है, इसमें मैंने अपना पूरा लर्न टू ट्रेड डाल दिया, पूरा लर्न टू इन्वेस्ट डाल दिया है। ये देखिए, इन्वेस्टमेंट थीम्स, सारे वीडियोस आपके पास यहाँ अवेलेबल है। बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, और अगर इस मेहनत को आप यूटिलाइज नहीं करेंगे ना, तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि मेहनत आप ही के लिए कर रहे हैं, ताकि आप अपने पाँव पे खड़े हो पाए और कोई और आपको अपाहिज नहीं बना पाए। समझ में आ रही है बात? चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, हैव अ ग्रेट वीकडे हेड, स्माइल करते रहिए और बस खुश रहिए, खुशियां बांटिए। बाय, जय हिंद।